सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम तर्क भाषा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो न्याय दर्शन का प्रमुख प्रकरण ग्रंथ है तर्क भाषा, जो केशव मिश्र द्वारा रचित है, उसके संबंध में भी परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं। तो हम इसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम तर्क भाषा का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनके वर्णन केशव मिश्र ने किया है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से कारण का विवेचन इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तर्क भाषा जो है वो श्री केशव मिश्र द्वारा रचित है और ये न्याय प्रधान न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ का तात्पर्य ये है कि 11वीं सदी के बाद विद्वानों में एक परंपरा चल पड़ी कि उन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ थे उनके भाष्य को छोड़कर उनकी टीकाएं करना बंद कर दिया और किसी भी दर्शन पर, किसी भी शाखा पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। तो किसी भी शास्त्र को, किसी भी दर्शन को आश्रित करके जब उसको पूरे शास्त्र से संबंधित ग्रंथ नहीं लिखा जाए, अपितु उसके किसी एक भाग से संबंधित ग्रंथ लिखा जाए, तो वो प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। जैसे जो तर्क भाषा है उसके अंतर्गत न्याय और वैशेषिक का एक सम्मिलित रूप वर्णित किया गया है और मुख्यतः जो प्रमाण विवेचन है उस पर बल दिया गया है। तो प्रकरण की एक परिभाषा जो प्राप्त होती है वो है शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। तो प्रकरण किसी भी शास्त्र के एक भाग से संबद्ध ग्रंथ होता है। तो इसी प्रकार का जो ग्रंथ है वो तर्क भाषा है, जिसमें मुख्यतः न्याय के विषयों का वर्णन किया गया है। जो मंगलाचरण है उसमें इसका वर्णन उन्होंने किया है। तो सर्वप्रथम केशव मिश्र न्याय के 16 पदार्थों को नामशः बताते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ हैं जिनके तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। और न्याय दर्शन जो है उसमें अक्षपाद गौतम के द्वारा जो न्याय सूत्र लिखे गए हैं उसका ये प्रथम सूत्र है। उसमें बताया गया है कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की, अपवर्ग की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो केशव मिश्र जो हैं वो तर्क भाषा में 3 चीज़ों का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी विषय के विवेचना के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो वो जो ये पूरा ग्रंथ है वो इसी पर आश्रित करके लिखते हैं। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य का तात्पर्य है नाम मात्र से किसी वस्तु को बताना उद्देश्य कहलाता है। लक्षण तु असाधारण धर्म कथनम, किसी भी वस्तु के विषय में कोई असाधारण धर्म का कथन करना उसका लक्षण होता है। और तीसरा है परीक्षा। परीक्षा का तात्पर्य है कि जिसका हम लक्षण बता रहे हैं वो लक्षण लक्ष्य पर घटित हो रहा है या नहीं, तर्कों से इसका ज्ञान करना परीक्षा कहलाता है। तो केशव मिश्र कोई भी एक बात कहते हैं, उसके फिर लक्षण को देते हैं और फिर लक्षण की परीक्षा करते हैं कि इस प्रकार का ये लक्षण बताया गया है तो ये सही है या नहीं है। तो इस प्रकार की इनकी पद्धति है और उसी पद्धति के अनुसार ये प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 16 पदार्थ हैं इनके अंतर्गत ये प्रमाण के विषय में बात करते हैं। और सबसे पहले ये प्रमाण का यहाँ पर जो इन्होंने नाम बता दिए हैं कि ये 16 पदार्थ हैं, ये हो गया है उद्देश्य। नाम मात्र से संकीर्तन करना, नाम मात्र से बताना किसी को, वो होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य यहाँ पर हो गया। अब ये लक्षण करते हैं। तो प्रमाण का लक्षण करते हुए तर्क भाषाकार जो हैं वो कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम। जो प्रमा का करण होता है वो प्रमाण होता है। अब ये लक्षण बता दिया, अब इसकी परीक्षा करते हैं। अब एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तर्क भाषाकार की, इसका क्या मतलब है, ये इस पे सही घटित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें ये जो 3 शब्द है प्रमाकरणम प्रमाणम, इसमें से जो प्रमाण है वो लक्ष्य है और प्रमाकरणम इसका लक्षण है। अब इनमें से प्रमा के विषय में बताते हैं कि प्रमा क्या है। तो
यथार्थानुभवः प्रमा, जो यथार्थ अनुभव होता है वो प्रमा है। अब यथार्थ और अनुभव ये क्या है? तो यथार्थ के विषय में कहते हैं यथार्थ इति अयथार्थानाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निराशः, कि यथार्थ ये शब्द कहकर जो संशय विपर्य और तर्क ये तीन अयथार्थ ज्ञान है इनका निराश किया गया है, इनका निराकरण किया गया है। अर्थात यथार्थ का तात्पर्य ऐसे ज्ञान से है जो संशय नहीं है, जो विपर्य नहीं है और जो तर्क नहीं है। इन तीनों के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान होता है। दूसरा शब्द यहाँ पर है अनुभव। अनुभव के विषय में कहते हैं कि अनुभव इति स्मृते निराशः। अनुभव ये शब्द कहकर स्मृति का निराकरण करते हैं कि स्मृति जो है वो प्रमा नहीं है, अपितु जो स्मृति से अतिरिक्त और जो संशय विपर्य और तर्क के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो प्रमा होता है। अब स्मृति क्या है? देखिए, ये पारिभाषिक शब्द है न्याय के और इनके संबंध में भी बहुत बार प्रश्न आ जाता है, तो आपको इनकी परिभाषा भी याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है अनुभव क्या है, यथार्थ क्या है, स्मृति क्या है, तो इनका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। स्मृति होता है ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, जो विषय जान लिया गया है, पहले से हमने जिसको जान लिया है, जब उस विषय का दोबारा ज्ञान होता है तो वो स्मृति कहलाता है। जैसे हमने पहले किसी पाकशाला में, किसी रसोई में हमने अग्नि देखी, तो जब हम दोबारा पाकशाला को देखते हैं तो हमें फिर से उसकी स्मृति हो आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसी भी ज्ञात विषय का ज्ञान हमने पहले ही ये ज्ञान कर लिया था कि पाकशाला में अग्नि रहती है, तो ये कैसा विषय है? ज्ञात विषय है, और उसका पुनः ज्ञान होना वो कहलाता है स्मृति। और स्मृति के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो अनुभव होता है। अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, स्मृति से अतिरिक्त जो ज्ञान है वो अनुभव कहलाता है। इसका मतलब है ऐसा ज्ञान जिसका जो ज्ञात विषय नहीं है, जो पहले हमें ज्ञात नहीं हुआ है, अपितु जिसका ज्ञान हमें अभी अभी हुआ है, वो अनुभव कहलाता है। अब जो इन्होंने अयथार्थ अनुभव के 3 प्रकार बताए हैं, संशय, विपर्य और तर्क, इनके विषय में भी एक बार बात करते हैं कि ये क्या है। तो अयथार्थ क्या है? सबसे पहले इसका लक्षण देते हुए तर्क भाषाकार कहते हैं तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवः अयथार्थः, जो जैसा नहीं है, जिसमें जिसका अभाव है, तद अभाववती, जो जिसमें जिसका अभाव है उसमें उस प्रकार का ज्ञान हो जाना, उसमें उस प्रकार का अनुभव होना अयथार्थ होता है। जैसे रज्जू है, तो उस रज्जू में जो है नहीं, जिसका अभाव है, किसका? सर्प का, क्योंकि रज्जू तो रज्जू है, तो इसमें सर्प का अभाव है। उस रज्जू में अभाव वाले सर्प का ज्ञान हो जाना अयथार्थ ज्ञान होता है। तो अयथार्थ का तात्पर्य क्या हुआ कि जिसमें जिसका अभाव है उस प्रकार का ज्ञान उसमें होना अयथार्थ होता है। और आप इनको भी याद रखिए, कई बार सीधा ये भी पूछा जाता है कि अयथार्थ का क्या लक्षण है, तो तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवः अयथार्थ। अब इसके जो 3 प्रकार बताए हैं, संशय, विपर्य और तर्क, ये क्या क्या होते हैं, तो इसके विषय में तर्क भाषाकार लिखते हैं। संशय के बारे में कहते हैं कि एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नानार्थावमर्श संशयः, एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों का, विरुद्ध जो अनेक धर्म हैं उनका अवमर्श होना, उनका ज्ञान होना संशय होता है। एक ही धर्मी है, एक ही कोई वस्तु है और उसमें अलग अलग प्रकार के धर्मों का ज्ञान एक ही समय पर होना संशय होता है। जैसे हमें कोई एक खंबा दिखाई दे रहा है, दूर से एक कोई आकृति है, तो धर्मी तो एक ही है वो। अब उसमें कभी तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्थाणु है, वो खंबा है, कभी ऐसा लगता है वो पुरुष है। तो एक ही उस धर्मी में नाना अनेक जो विरुद्ध धर्म हैं उनका ज्ञान होना संशय कहलाता है। जैसे स्थाणु व पुरुषो वा, तो ये होता है संशय। दूसरा जो अयथार्थ अनुभव है वो होता है विपर्य। विपर्य क्या होता है? अतस्मिन् तद ग्रह, जो जैसा नहीं है उसमें वैसा ज्ञान हो जाना,
विपर्य हो जाता है, अर्थात विपरीत ज्ञान हो जाना। विपर्य का तात्पर्य आप उल्टा भी ले सकते हैं। तो जैसे सीपी है कोई, वो दूर से चमक रही है तो हमें लगता है कि वो कोई चांदी का टुकड़ा है, तो अतस्मिन् तद्ग्रह, सीपी में रजत का ज्ञान जो है वो विपर्य कहलाता है। और तीसरा जो अयथार्थ ज्ञान होता है वो होता है तर्क। तर्क की परिभाषा देते हुए कहते हैं तर्को अनिष्ट प्रसंगः। तर्क जो होता है वो अनिष्ट प्रसंग होता है। अब अनिष्ट प्रसंग का क्या तात्पर्य है कि जब दो पदार्थों में साहचर्य भाव होने पर, एक के न होने पर उहु करते ही अन्य का अभाव भी अनिक्षया मानना पड़े, वो होता है अनिष्ट प्रसंग। जैसे हमने रसोई में अग्नि देखी और उसके साथ हमने देखा कि जब अग्नि जल रही थी तो धुआं भी निकल रहा था, तो हमने इन दोनों का साहचर्य ज्ञान ले लिया। साहचर्य ज्ञान हमको प्राप्त हो गया कि जब धुआं होता है तो अग्नि होती है, इस प्रकार का ज्ञान। और जब हम इनमें से किसी एक को देखते हैं, जब हम धुएं को देखते हैं कहीं पर, तो हम न चाहते हुए भी अनिक्षया भी हमें अग्नि का ज्ञान मानना पड़ता है कि अच्छा उस समय मैंने देखा था कि धुआं होता है तो अग्नि होती है, इन दोनों में साहचर्य है, तो अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर अग्नि भी होगी। तो एक के होने पर दूसरे का ज्ञान होना, या एक के न होने पर कि धुआं नहीं है इसलिए अग्नि नहीं है, इस प्रकार का जो प्रसंग होता है वो अनिष्ट प्रसंग होता है, और ये अनिष्ट प्रसंग ही तर्क कहलाता है। अब ये जो तर्क है ये प्रमाण का सहायक अवश्य है, इससे प्रमाण में सहायता मिलती है, लेकिन ये स्वयं जो है वो यथार्थ नहीं होता, क्योंकि तर्क हमेशा सही हो ऐसा भी नहीं होता। कई बार ऐसा है कि अग्नि जल रही है और अगर सूखी लकड़ियां हैं तो धुआं नहीं होगा, या फिर अग्नि के जो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अगर गैस का बर्नर जला रहे हैं और वहाँ पर अग्नि निकल रही है तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर धूम हो, तो आपको धूम दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये तर्क कर लें कि धूम नहीं है तो अग्नि भी नहीं है। तो ये जो तर्क है ये प्रमाण का सहायक हो सकता है, लेकिन ये यथार्थ नहीं होता। अब यथार्थ ज्ञान क्या है, इतना जो विवेचन है वो अयथार्थ ज्ञान के विषय में था। अब यथार्थ ज्ञान की बात करते हैं तो यथार्थ ज्ञान के दो भेद बताए हैं, स्मृति और अनुभव। उनमें से स्मृति क्या है, तो एक तो इसको कह सकते हैं ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, जो विषय पहले से हमें ज्ञात है उसका फिर से ज्ञान होना स्मृति होता है। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, हमने कोई विषय जान लिया, हमने ये देख लिया कि इस तरह से धुआं होता है, इस तरह से अग्नि होती है, तो उसका एक संस्कार आत्मा पर बन जाता है और इसीलिए वो याद रहता है, इसीलिए उसकी स्मृति होती है, क्योंकि उसका जो संस्कार है वो आत्मा पर बन गया है। आत्मा उस चीज़ को ग्रहण कर लेती है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो इसको स्मृति को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, जो संस्कार के द्वारा जन्य ज्ञान है वो स्मृति होता है, और ये पूर्व ज्ञात विषय वाला होता है। ऐसा विषय जिसको पहले जान लिया गया है वो स्मृति कहलाता है। और अनुभव है स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम अनुभवः, या फिर अज्ञात विषयम ज्ञानम अनुभवः। जो अज्ञात विषय वाला ज्ञान है वो अनुभव कहलाता है। तो तर्क भाषाकार जो स्मृति और अनुभव की परिभाषा देते हैं वो ज्ञात विषय के आधार पर देते हैं। तो वो स्मृति के बारे में कहते हैं कि ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति और अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। तो आप इनकी तर्क भाषाकार की परिभाषा को याद रखिए, क्योंकि बात एक ही है, मतलब उसका वही है कि जो ज्ञात विषय है उसका आत्मा पर संस्कार हो जाता है, और इसलिए संस्कार जन्यम ज्ञानम भी स्मृति हो सकता है। लेकिन जो शब्दों का प्रयोग तर्क भाषाकार करते हैं, अगर स्पेशली प्रश्न आए कि तर्क भाषाकार के अनुसार या फिर केशव मिश्र ने स्मृति किसे कहा है, तो फिर आपको वही परिभाषा देनी होगी और आप कहेंगे कि ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। और अगर अनुभव के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो पूर्व ज्ञात विषय वाला ज्ञान होता है वो स्मृति होता है, और जो अज्ञात विषय वाला ज्ञान होता है वो अनुभव होता है। अब
जो ये प्रमाण का इन्होंने लक्षण दिया था, प्रमाकरणम प्रमाणम, उसमें ये जो सारा विवेचन अब तक चल रहा था, यथार्थ यथार्थ, ये सब था प्रमा से संबंधित। अब जो दूसरा शब्द वहां पर है करणम, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका लक्षण देते हैं तर्क भाषाकार और कहते हैं साधक तमम करणम। जो प्रकृष्ट साधन होता है, जो प्रकृष्ट साधक होता है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, वो करण कहलाता है। अब साधक तमम क्या है? फिर पुनः प्रश्न आता है कि ठीक है, आपने बोल दिया कि साधक तमम करणम, लेकिन साधक तम क्या है? तो जो अतिशयतम साधकम साधक तमम प्रकृष्टम कारणम, जो प्रकृष्ट कारण है वो साधक तमम होता है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जो साधकों में तम जहां पर है तो बहुतों में विशिष्टता बता रहे हैं कि जो विशिष्ट है, ऐसा प्रकृष्ट जो कारण है वो कारण कहलाता है। अब कारण की क्या परिभाषा देते हैं, तो आप देखिए इनके जो ये मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं, इनके जो पारिभाषिक शब्द हैं या जो ये वस्तुतः परिभाषा देते हैं उसे आप याद रखिए। तो अगर तर्क भाषाकार के अनुसार कारण पूछा जाएगा तो आप कहेंगे साधक तमम करणम, और अगर कारण पूछा जाएगा तो कारण की परिभाषा देते हुए केशव मिश्र कहते हैं यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम। यस्य, जिसका कार्यात् पूर्व भावो नियतः, जिसका कार्य से पूर्व भाव जो है वो नियत होता है, निश्चित होता है, अर्थात जो कार्य से पूर्व अवश्य ही विद्यमान होता है और जो अनन्यथा सिद्ध होता है। अनन्यथा सिद्ध का तात्पर्य है जिसका उपयोग किसी और कार्य में नहीं किया गया है, वो होता है अनन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध का मतलब है जिसका उपयोग किसी और काम के लिए कर लिया गया है, वो होता है अन्यथा सिद्ध। और अन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध का मतलब है जो किसी और काम में प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसा कारण होता है। तो कारण की यहाँ पर 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? पहली है कार्यात् पूर्व भावो, कार्य से पहले उसका भाव होना चाहिए, और भाव भी कैसा? नियत, निश्चित रूप से उसका जो भाव है वो निश्चित होना चाहिए। और तीसरी बात है अनन्यथा सिद्ध, उसको अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए। तो ऐसा जो होता है वो कारण होता है। जैसे तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम, जो पट है, पट रूपी जो कार्य है, कपड़े का जो निर्माण करने का कार्य है, उसमें जो तंतु है और वेमा है वो पट का कारण होते हैं, क्योंकि तंतु निश्चित रूप से पट के निर्माण से पहले विद्यमान होता है। उसी प्रकार वेमा जो है, जो उसको बुनने की मशीन आप कह सकते हैं, वो निश्चित रूप से उससे पूर्व में विद्यमान होती है और अनन्यथा सिद्ध होती है। तंतु का कोई और दूसरा कार्य नहीं है, उसका कार्य पट निर्माण ही है, और वेमा जो है उसका कार्य भी पट निर्माण ही है। तो कारण की परिभाषा अगर आपसे तर्क भाषाकार के अनुसार पूछी जाएगी तो आप कहेंगे यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। अब देखिए यहाँ पर ये न्याय जो है उसको तर्कशास्त्र कहा जाता है, और इस ग्रंथ का नाम तो स्वयं ही तर्क भाषा है। तो ये ऐसा नहीं है कि अपनी बात कह दी और आगे चले, ये हर चीज को तर्क से सोचते हैं। जैसे अभी इन्होंने बोल दिया यस्य कार्यात् पूर्व भावो, अब ये इसके बारे में विचार करते हैं कि इसका क्या क्या विरोध हो सकता है, तो ये विरोध की कल्पना करते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। तो ये कोई संभावना नहीं छोड़ते कि आपके लिए कोई अवकाश छोड़ दें। तो यहाँ पर जो इन्होंने लक्षण बताया है, ये कहते हैं कि इस लक्षण में प्रत्येक शब्द का एक मतलब है। अगर किसी भी शब्द को आप इसमें से निकाल देंगे, अगर आप कार्यात् को निकाल देंगे तो भी ये लक्षण खराब हो जाएगा, पूर्व भावों को निकाल देंगे तो भी ये खराब हो जाएगा, नियत को निकाल देंगे तो भी खराब हो जाएगा, और अनन्यथा सिद्ध को निकाल देंगे तो ये भी लक्षण नहीं रहेगा, ये अल्प व्याप्त हो जाएगा, अव्याप्त हो जाएगा। तो इसके विषय में ये जो 2 मुख्य शब्द हैं, मैं आपको इनका एक बार थोड़ा समझा देती हूँ कि ये पूर्व भावों के विषय में तर्क देते हैं कि जैसे पट की उत्पत्ति के समय अगर संयोग से रासव आदि आ गए, गधा आदि आ गया, जैसे कोई पट का निर्माण कर रहा है और संयोगवश कोई गधा वहां पर आ गया,
तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो गधा जो है वो पूर्व में स्थित था इसलिए वो कारण कहलाएगा, नहीं, क्योंकि उसका जो गधे का जो आना है वो संयोगवश हुआ है, वो निश्चित नहीं है, अनिवार्य नहीं है, नियत नहीं है। तो इसलिए उस कारण को कार्य से पूर्व नियत होना चाहिए। और दूसरी बात है अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध ये कहते हैं कि जो तंतु का रूप होता है, जो हमने तंतु लिए हैं किसी भी पट के निर्माण के लिए, वो तंतु रूप नियत तो है, क्योंकि अगर हमारे पास तंतु है तो तंतु में रहने वाला रूप भी है, तो कार्य से पहले निश्चित रूप से हमारे पास तंतु का रूप है, लेकिन वो अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध का तात्पर्य है कि पट के निर्माण में तंतु के रूप का कोई औचित्य नहीं है। जो तंतु का रूप है वो पट के रूप का निर्माण करके ही क्षीण हो जाता है, तो वो पट कार्य के प्रति कारण नहीं है, वो पट के रूप के प्रति कारण है। तो इस प्रकार का जो ये लक्षण देते हैं तो उसके बारे में ये बताते हैं कि कारण जो है उसका कार्य से पूर्व निश्चित रूप से भाव होना चाहिए, और वो जो कारण है वो अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए। अब ये कारण के भेद की विवेचना करते हैं। तो कारण के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। ये कहते हैं तच्च कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात, कि जो कारण है वो 3 प्रकार का होता है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब उनमें से समवायी कारण क्या है, तो उसकी परिभाषा देते हुए तर्क भाषाकार कहते हैं यत समवेतम, परिभाषा नहीं आप कहिए, उसका लक्षण देते हुए तर्क भाषाकार कहते हैं यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम यथा तंतुवः पटस्य समवायी कारणम। जिसमें समवाय संबंध से स्थित कार्य उत्पन्न होता है वो समवायी कारण कहलाता है। जैसे कि जो तंतु हैं वो पट का समवायी कारण होते हैं, क्योंकि तंतुओं में ही पट कार्य समवाय संबंध से विद्यमान रहता है, ना कि तुरी आदि में। जो तुरी है, वेमा है, उसको जो बनाने वाला है, जुलाहा है, वो सभी पूर्व में विद्यमान है, तो वो सभी कारण है। लेकिन जिस कारण में समवाय संबंध से कार्य रहता है, क्योंकि तंतुओं में ही पट रहता है समवाय संबंध से, तुरी में नहीं रहता, जुलाहे में नहीं रहता, तो जिस कारण में समवाय संबंध से स्थित होकर कार्य उत्पन्न होता है वो समवायी कारण कहलाता है। आप ऐसा कह सकते हैं, आप इसको उपादान कारण मान सकते हैं कि जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। कुछ सहायक कारण हो सकते हैं, कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो समवायी कारण होता है। जैसे कोई अगर हमें पौधा उगाना है, हमें कोई पेड़ लगाना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बीज, मिट्टी, पानी, सूर्य की रोशनी। लेकिन इसमें जो समवायी कारण है, जिसमें समवाय संबंध से वो पौधा रहता है, वो बीज है, क्योंकि बीज के बिना तो बिल्कुल भी पौधा रूपी जो कार्य है वो नहीं हो सकता। तो ऐसा कारण जिसमें समवाय संबंध से कार्य रहता है वो समवायी कारण कहलाता है। जैसे जो तंतु हैं वो पट रूपी कार्य के समवायी कारण होते हैं। अब समवाय संबंध जो है, संबंध का जो विवेचना तर्क भाषाकार कर रहे हैं उसके संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक साथ आपको तर्क भाषा के अनुसार क्रम से समझाऊंगी तो आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी समझने में, क्योंकि तर्क भाषाकार तो क्या है, एक शब्द जो बोलते हैं फिर उसका उद्देश्य, उसकी लक्षण और उसकी परीक्षा तीनों करते हैं। तो आप विषय से दूर चले जाएंगे। तो आप पहले कारण के बारे में पूरा जान लीजिए, उसके बाद हम टॉपिक वाइज लेकर आ जाएंगे। एक टॉपिक में हम संबंधों के बारे में बात करेंगे, तो इस तरह से पढ़ लेंगे हम। तो इस तरह से पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण है असमवायी कारण। असमवायी कारण का जो लक्षण तर्क भाषाकार देते हैं वो कहते हैं कि यत समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारणम। जो समवायी कारण में विद्यमान रहता है, जो समवायी कारण में समीपतः संबद्ध रहता है, समवायी कारण प्रत्यासन्नम,
ऐसा कारण जो समवायी कारण में समीपतः विद्यमान रहता है और अवधृत सामर्थ्यम और जो कार्य के उत्पादन में निश्चित सामर्थ्य वाला होता है, कारण शक्ति वाला होता है, वो जो कारण है वो असमवायी कारण कहलाता है। जैसे तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारणम, जो पट रूपी कार्य है उसमें जो तंतुओं का संयोग है, जो तंतुओं का मिलना है, वो असमवायी कारण होता है। तो तंतु संयोग जो है वो तंतुओं में रहता है, पट रूपी जो कार्य है उसका जो समवायी कारण है वो है तंतु, और तंतुओं में रहने वाला जो तंतु संयोग है वो होता है पट के प्रति असमवायी कारण। तो ऐसा कारण जो समवायी कारण के साथ संबद्ध रहता है और जिसमें कार्य के उत्पादन की निश्चित सामर्थ्य होती है, वह कारण असमवायी कारण कहलाता है। तो एक तो बात यह है कि जो तंतु संयोग है वो पट रूपी कार्य के प्रति असमवायी कारण है। दूसरा इसका उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जो पट का रूप है, जैसे पट हमने बहुत सारे तंतु मिलाए, एक पट है, हमारे पास कोई लाल कलर का कपड़ा है, हमने जब तंतुओं को मिलाया, जब लाल तंतु मिलाए तो पट का निर्माण हुआ। तो तंतु जो है वो तो पट का है समवायी कारण, और जो तंतुओं का संयोग है, जो तंतुओं का मिलाना है, वो तंतुओं में रहता है, इसलिए वो तंतु का तो समवायी कारण है किंतु वो पट का है असमवायी कारण। इसी प्रकार जो पट का रूप है, जो पट का रंग है कि वो लाल कलर का हो गया है, तो उस लाल कलर के, उस पट के लाल रंग के लिए, उसके रूप के लिए जो असमवायी कारण है वो तंतुओं का रूप है, क्योंकि तंतुओं का रूप तंतुओं में रहता है, तो वो तंतुओं के प्रति तो समवायी कारण है, लेकिन वो तंतु से संबद्ध जो पट है उसका असमवायी कारण है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा कारण जो समवायी कारण के साथ संबद्ध होता है और कारण की निश्चित सामर्थ्य रखता है, वो असमवायी कारण कहलाता है। तीसरा जो कारण है वो होता है निमित्त कारण। निमित्त कारणम तदुच्यते यत् न समवायी कारणम न अपि असमवायी कारणम अथ च कारणम यथा वेमादिकम पटस्य निमित्तम कारणम। तो निमित्त कारण ऐसे कारण होते हैं जो ना तो समवायी कारण होते हैं और ना असमवायी कारण होते हैं, किंतु जो कारण होते हैं, जो कार्य से पूर्व निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं और जो अनन्यथा सिद्ध होते हैं, ऐसे कारण निमित्त कारण कहलाते हैं। तो निमित्त कारण के अंतर्गत जो जुलाहा है, जो बुनकर है, पट को बनाने वाला है, इसके अतिरिक्त जो तुरी है, वेमा है, ये सब निमित्त कारण होते हैं, क्योंकि देखिए इनमें कारणता का सामर्थ्य अवश्य है, क्योंकि अगर जुलाहा नहीं होगा तो पट का निर्माण कौन करेगा। तो जुलाहा जो है, जो बनाने वाला है कपड़े को, वो ना तो पट का समवायी कारण है, क्योंकि अगर जुलाहा है भी लेकिन फिर भी अगर हमारे पास तंतु नहीं है तो भी कपड़ा नहीं बन सकता। तो ऐसा कारण जो ना समवायी कारण है ना असमवायी कारण है लेकिन फिर भी कारण है, तो वो होता है निमित्त कारण। जैसे जो वेमा है वो पट के प्रति निमित्त कारण होती है। एक बार और मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर समझा देती हूँ। देखिए ये है एक पट का निर्माण होता है तंतुओं से, और तंतु में रहता है, एक तरफ तो तंतु संयोग रहता है और दूसरी तरफ रहता है रूप, ठीक है, इससे बनता है पट। और इधर है जुलाहा, वेमा का तात्पर्य वो जो चरखी आप समझ सकते हैं, चरखा जिससे कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो अब देखिए ये पट जो है वो तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है, क्योंकि तंतु जो है उसके बिना तो बिल्कुल भी पट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सबसे आवश्यक जो तत्व है जिसमें समवाय संबंध से पट रहता है वो है तंतु। तो तंतु पट का हो गया समवायी कारण। अब तंतुओं में रहने वाला जो संयोग है और जो रूप है वो होता है पट का असमवायी कारण, और जो ये जुलाहा और वेमा हैं ये होते हैं पट के निमित्त कारण, क्योंकि ना तो ये समवायी कारण है ना ये असमवायी कारण है, लेकिन फिर भी ये निमित्त कारण है। तो इस प्रकार तीन कारणों की विवेचना तर्क भाषाकार ने की है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आ गया है और आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।
जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाकी के जो विषय हैं तर्क भाषा से संबंधित, उनके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।